जनवरी 2022 भिवंडी के अंदर एक पुलिस स्टेशन पड़ता है, निजामपुरा पुलिस स्टेशन। निजामपुरा पुलिस स्टेशन के कंट्रोल रूम की घंटी बजती है। सामने से एक अननोन शख्स वो कहता है कि निजामपुरा इलाके में एक ब्रिज है, उस ब्रिज के नीचे एक बोरी है और उस बोरी में कुछ ऐसी चीजें, लगता है जैसे किसी की लाश है, क्योंकि बोरी के बाहर खून के निशान है, धब्बे। निजामपुरा पुलिस कंट्रोल रूम में आए इस कॉल को सुनते ही फौरन उसकी टीम निकलती है, मौके पर पहुंचती है। जिसने भी फोन किया था वो सच बोल रहा था, क्योंकि उसी मौके पर जहां उसने बताया एक बोरी पड़ी थी। जब पुलिस ने उस बोरी को खोला तो उसके अंदर एक लाश थी। लाश 40 साल से ऊपर किसी शख्स की थी, मेल था मरने वाला। लाश ने पूरे कपड़े पहन रखे थे, मतलब उसको कपड़े वपड़े उतारे नहीं गए थे, चेहरा भी ठीक ठाक था, मतलब उसकी शिनाख्त मिटाने की किसी ने कोशिश नहीं की थी। तो पुलिस को लगा चलो कम से कम चेहरा सलामत है, कपड़े भी हैं, तो बाकी कुछ आईडी वाईडी भी मिल जाएगा तो केस सुलझा लेंगे। लेकिन पुलिस को पहला धक्का तब लगा जब बोरी से बाहर लाश निकाल कर तलाशी ली तो उसके किसी भी जेब में ना उसका कोई फोन कार्ड, ना पर्स, ना आईडी, कोई भी चीज नहीं, बल्कि पूरी तरह से खाली। एक आदमी है जिसकी लाश पड़ी हुई है, लेकिन शिनाख्त के नाम पे कुछ नहीं है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन लाश के जब कपड़ों की तलाशी ली गई थी तो सिर्फ एक जेब में एक कागज का टुकड़ा मिला था और उस टुकड़े को खोलकर देखा तो वो एक प्रिस्क्रिप्शन था, यानी एक डॉक्टर का नुस्खा। शायद कभी डॉक्टर के पास किसी ट्रीटमेंट के लिए गया हो, लेकिन वो टुकड़ा भी बेकार इसलिए कि उस पे उस पेशेंट का नाम ही नहीं था। पेशेंट के नाम वाली जो वो थी वो हिस्सा फटा हुआ था। सिर्फ एक जगह पे एक डॉक्टर का नाम लिखा था, उसके अलावा एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें फटी हुई थी। तो एक फटी हुई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, उसकी पर्ची पुलिस वालों के हाथ, बाकी कुछ नहीं। पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन उसी दौरान में एक काबिल पुलिस अफसर ने नोटिस किया कि लाश के हाथ पे और जिस्म के बाकी हिस्से पर रेड और ब्लू, लाल और नीले रंग के कुछ निशान हैं। तो जब उसने इस निशान को देखा तो उसे अंदाजा हुआ कि ये निशान आमतौर पर जो मोतियों का काम करते हैं, वहां पे डाई और पेंट वेंट, तो ऐसे मजदूरों या उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को अमूमन ऐसे निशान पड़ते हैं, क्योंकि उस पुलिस वाले ने ऐसे भी पहले कुछ केस ऐसे सॉल्व किए थे जिसमें यह निशान बड़ा काम आया था। तो उसे लगा कि ये किसी पर्ल फैक्ट्री में काम करता है, किसी मोतियों के। तो अब एक लाश, कोई उसकी शिनाख्त नहीं, दो चीजें, एक आधी फटी हुई पर्ची डॉक्टर की और एक उसके जिस्म पर कुछ निशान लाल और नीले। लेकिन पक्का तौर पर यह भी नहीं कह सकते कि यह वाकई मोतियों के किसी कारखाने में काम करता होगा। खैर, पुलिस को तफ्तीश करनी थी, लेकिन यहां पुलिस ने इस केस को बहुत सीरियसली लिया। कुछ नए पुलिस वाले भी थे उसमें, उनके लिए और मतलब एक इंटरेस्ट की चीज थी। एक ब्लाइंड मर्डर है, उसको सुलझाना है, क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो बहुत जोश में होते हैं, तो उनके लिए भी था कि एक चैलेंज है। कोई सबूत, कोई विटनेस नहीं है, कुछ नहीं है, आसपास में भी देखा, कोई कुछ पता नहीं, कुछ मिला नहीं। अब पुलिस ने दो टीम बनाई और दो टीम को बनाने के बाद दोनों को काम बांट दिया। एक टीम बनाई और कहा कि ये आधी अधूरी जो फटी हुई पर्ची है डॉक्टर की, ये पकड़ो तुम्हारी टीम, और इस पर्ची को पूरा करो, और इस पर्ची में जो आधा अधूरा राज है उसको खोलो। और दूसरी टीम बनाई कि इस शख्स के जो हाथ वाथ पर जो दो निशान मिले हैं, लाल और नीले रंग के, ये पता करो कि अगर ये सच में किसी पर्ल फैक्ट्री में काम करता है तो कौन सी जगह हो सकती है। दो टीमों को बनाकर दोनों जगह डिवाइड कर दिया गया। अब दोनों टीम भटक रही है। बहुत सारे पल्स फैक्ट्री में एक टीम गई, अलग अलग, डेली उनका काम सुबह से शाम तक, मुखबिरों की भी मदद ली, तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिली। अब दूसरी टीम डॉक्टर की पर्ची लेकर दर दर भटक रही है। इस जहां पे लाश मिली, पहले तो निजामपुरा के आसपास की, शायद लाश यहां है तो यहीं का कहीं आसपास का रहने वाला होगा। तो उन्होंने वहां पे भी हर जगह पे दिखाई, तस्वीर दिखाई, कोई आइडेंटिटी नहीं। जब सारे लोगों से पूछताछ कर ली तब पुलिस को लगा कि कुछ मिसिंग। अब एक काम करते हैं, उन्होंने कहा कि एक टीम, उसी टीम में से दो टीम अप कर दी और कहा एक टीम अब आसपास के जितने मेडिकल स्टोर हैं उसमें जाओ इस पर्ची को लेकर, क्योंकि डॉक्टर जब भी कोई पर्ची लिखता है तो दवा लेने के लिए आपको मेडिकल स्टोर जाना होता है, और मेडिकल स्टोर वाले जनरली डॉक्टर को जानते हैं, क्योंकि वो हैंड राइटिंग के जानते हैं किस डॉक्टर को आपने दिखाया है। और बहुत सारे मेडिकल स्टोर के साथ डॉक्टरों का भी एक तरह से कनेक्शन होता है, क्योंकि कई बार आप देखेंगे जो नामी मशहूर क्लिनिक हैं उसके आसपास मेडिकल स्टोर भी होता है, जैसे हर हॉस्पिटल के आसपास होता है। तो अब पुलिस की एक टीम दर दर हर
मेडिकल स्टोर में चक्कर काट रही है पर्ची लेकर कि भाई बता दो ये किस पेशेंट का है, कौन है। हर जगह से मायूसी, क्योंकि वो आधी फटी हुई पर्ची, पूरा उसमें कुछ पता नहीं। कई दिन बीत गए। एक रोज एक हल्की सी उम्मीद जगी। पुलिस की एक टीम एक मेडिकल स्टोर में पर्ची दिखा रही थी। उस मेडिकल स्टोर वाले ने उस पर्ची को देखकर कहा कि ये फलाने डॉक्टर साहब की पर्ची है, और उसी के मेडिकल स्टोर के पास उनका क्लिनिक था। पुलिस को लगा चलो कम से कम मरने वाले की अब आइडेंटिटी सामने आ जाएगी। अब पुलिस की टीम उस पर्ची को लेकर मेडिकल स्टोर के उस शख्स के बताए उस क्लिनिक पर पहुंचती है। जब वो पहुंचती है तो देखती है कि अंदर कुछ पेशेंट है। अब डॉक्टर के पास जब पेशेंट होता तो पुलिस वाले भी फिर वेट करते हैं, तो वो बाहर वेट करने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर डॉक्टर साहब को मैसेज मिला, उन्होंने पुलिस वालों को अंदर बुलाया। अब उन्होंने उनको पर्ची दिखाई। डॉक्टर साहब ने पर्ची देखी। उन्होंने कहा ये पर्ची तो मेरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पर्ची किस पेशेंट के लिए मैंने बनाई मुझे याद नहीं, क्योंकि डेली दर्जनों पेशेंट मेरे पास आते हैं, और कई बार एक ही बार आते हैं, कुछ नए पेशेंट आते हैं जिनको मैं जानता तक नहीं हूं। तो ऐसे में अब मेरे लिए बताना मुश्किल है कि ये कौन पेशेंट, और पेशेंट का उसमें नाम भी नहीं, वाला हिस्सा फटा हुआ। तो डॉक्टर साहब ने पर्ची तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन किसके लिए ये पर्ची काटी, कौन वो मरीज था, ये वो नहीं बता पाए। पुलिस डॉक्टर साहब के पास से बाहर निकली। लगा यार इतनी मेहनत की, इतना इंतजार किया, बेकार हो गया क्लिनिक तक आना। अब मायूस पुलिस वाले डॉक्टर साहब के कमरे से बाहर निकल रहे हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर साहब के क्लिनिक के बाहर बहुत सारे पेशेंट वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। उन्हीं में से एक महिला बैठी हुई थी। बाहर खड़े होकर पुलिस वाले बात कर रहे हैं कि पर्ची तो डॉक्टर साहब की है, लेकिन किसके नाम पे काटी पता नहीं चल रहा, बताओ कैसे उसका पता चलेगा जो मरा है। वो सारी चीजें आपस में बात कर रहे हैं। अब यहां से आगे क्या करें, बॉस को क्या रिपोर्ट दें, ये बात वो लेडी सुन रही है जो डॉक्टर साहब के क्लिनिक के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जब उसने सुना कि एक शख्स है जिसकी एक पर्ची कटी है और वो उसका कत्ल हो गया है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो रही है, तो वो लेडी अचानक खड़ी होती है और पुलिस वाले से कहती है कि साहब हमारे मोहल्ले में एक लेडी है और उसका पति कई दिनों से गायब है, और वो बहुत परेशान है। वो घर घर जाकर पूछ रही है, हमारे घर भी आई थी, हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। और वो भी जब भी उसके घर में कुछ होता है इन्हीं डॉक्टर साहब के यहाँ आती है अपना इलाज कराने के लिए, उसकी पूरी फैमिली। तो हो सकता है कि उसका पति कभी यहाँ आया हो, क्योंकि वो लोग यहीं आते थे। पुलिस वाले को लगा कि डॉक्टर साहब ने तो मायूस कर दिया, लेकिन यहां पे ये लेडी की एक बात खटक रही है, वो ये कि एक शख्स इसी मोहल्ले से गायब है, तो फिर पक्का कोई ना कोई सुराग मिल जाए, शायद वही हो। अब ये सोचकर पुलिस वाले ने उस लेडी का पता लिया, नाम पूछा, और वही टीम क्लिनिक से सीधे निकलकर उस बस्ती में पहुंची जिस बस्ती में रहने वाली उस महिला ने पता दिया था। वहां जाने के बाद पुलिस उसके घर पहुंची और उसने बताया कि एक पर्ची है, और क्या आप कभी इन डॉक्टर के यहाँ जाते हैं? उसने कहा हाँ जाते हैं। तो उसने कहा आपके पति कहाँ हैं? उसने कहा जी मेरे शौहर जो हैं वो कई दिनों से गायब हैं, हमने लोकल पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई है, मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि कहाँ हैं। तो अब पुलिस ने पूछा नाम क्या है? उन्होंने कहा उनका नाम अरमान शाह है और उम्र करीब होगी 46, 47 से 48 साल। अब पुलिस को लगा कि मरने वाले की उम्र भी लगभग यही है। पूछा कब से गायब है? तो उसने बताया कि वो 19 जनवरी से गायब है। फिर पुलिस का माथा ठनका कि जो लाश मिली वो 20 जनवरी को मिली है, टाइमिंग भी मैच कर रहा है। पुलिस वाले ने कहा आपको हमारे साथ चलना होगा। उन्होंने कहा ठीक है। पहले वो घबराई, पुलिस के नाम से हर कोई घबराता है, लेकिन उन्होंने कहा मैं अपने बेटे को भी ले चलूं। पुलिस वालों ने कहा आप ले चलो। अब पुलिस वाले उस लेडी को लेकर सीधे अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में अभी डेड बॉडी रखी हुई थी। पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस डेड बॉडी दिखाती है, महिला देखती है और इनकार कर देती है, कहती नहीं ये मेरे शौहर नहीं है। पुलिस को लगा सब कुछ मिल रहा है, फिर यहां हाथ कामयाबी आते आते रह गई। मायूस पुलिस वाले, लेडी अब जा रही अपने बेटे के साथ, तभी उनमें से एक पुलिस वाला कहता है एक बार बेटे से भी चेक करा लेते हैं, क्योंकि हो सकता है वो सदमे में हो। कई बार ये होता कि मन में नहीं ये ऐसा ना हो, तो उस डर की वजह से भी, एक उम्मीद की वजह से भी कि उसका पति जिंदा है, तो मानने को तैयार नहीं होते। पुलिस वाले ने उसके बेटे को बुलाया, बड़े प्यार से उसे कहा बेटा इसको देख के पहचान लो कौन है। बेटा आया, बेटा देखते ही कहने लगा कि ये मेरे पापा हैं। उसने कपड़ों से पहचाना और गले में एक ताबीज थी उससे पहचाना, और एक बर्थ मार्क था गर्दन पे, उससे पहचाना।
पुलिस वाले ने कहा कि बेटा तो पहचान गया, मां ने इनकार क्यों किया? अब मां को दोबारा लाया गया, मां रो पड़ी, कह लगी कि मैं कैसे मान लूं कि मेरा पति इस दुनिया में अब नहीं है। वो दहाड़ मार मार कर रोने लगी। अक्सर ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जब लाश को देखकर कोई पहचान लेता है, कोई जानबूझकर मना कर देता है, तो पुलिस को डाउट उसकी वाइफ पर हुआ कि जरूर इसके कत्ल के पीछे इसकी वाइफ का हाथ है, वरना ये डेड बॉडी देखकर पहचान क्यों नहीं पाई और बेटे ने क्यों पहचान लिया। अब पुलिस उस लेडी और उसके पति अरमान शाह के रिश्तों को खंगालने लगी, घर में, पड़ोसियों में, इधर उधर, ससुराल में अरमान के। लेकिन हर जगह से यही जानकारी मिली कि दोनों एक दूसरे को बेशुमार प्यार करते थे और वो सोच भी नहीं सकते कि अरमान शाह की वाइफ अपने शौहर को मार सकती है। मोबाइल भी चेक कर लिया, उस मोबाइल से भी कोई क्लू नहीं मिला, किसी और रिलेशनशिप के बारे में चेक, कहीं से नहीं, हर तरह से उसकी वाइफ बिल्कुल क्लीन चिट। पुलिस ने कहा एक तरफ वो अपने शौहर की लाश को पहचानने से इनकार करती है और बेदाग भी है, उसके बारे में कोई भी कमजोर कड़ी नहीं मिल रही है। अब सब कुछ होते हुए सिर्फ ये कि लाश की तो पहचान हो गई, कातिल तक पुलिस नहीं पहुंच रही है। अब पुलिस की टीम परेशान, क्या करे। इसी परेशानी के आलम में अचानक एक रोज एक शख्स पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस से कहता है, इसका नाम था सलमान, कि साहब जिस दिन अरमान शाह का कत्ल हुआ मैंने उस कत्ल को अपनी आंखों से देखा है, मैं उसका चश्मदीद हूं। अब पुलिस पहली बार खुश कि चलो अब कातिल दूर नहीं है कहीं। तो उस चश्मदीद सलमान ने बताया कि 19 तारीख की बात है, शाम का अंधेरा हो चुका था और मैं अपने घर लौट रहा था, तभी मैंने देखा कि 3 लोग अरमान को बुरी तरह से पीट रहे हैं और उसे फिर इस तरह मारा, इस तरह मारा, और मैं डर गया। मैं कोने में दुबक कर देखता रहा कि वो मुझे ना देख लें, फिर मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया। लेकिन मैंने पुलिस को इसलिए खबर नहीं की क्योंकि मैं ऐसे चीजों में और पुलिस और इन सब झमेलों में हम लोग फंसना नहीं चाहते। गरीब लोग हैं, कौन चक्कर काटे कोर्ट के पुलिस के, और कातिलों से कौन दुश्मनी ले। तो पुलिस को यकीन हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं। अब पुलिस खुश कि चलो एक चश्मदीद मिल गया। अब उन्होंने कहा कि चलो तुम उन तीनों का स्केच बनवाओ जो कातिल है। अब सलमान उन तीनों नामालूम कातिल का चेहरा बनवा रहा पुलिस से। इस दौरान में चूंकि अब पुलिस को पता था मरने वाला कौन है, तो अरमान शाह के मोबाइल अब नंबर भी मिल चुके थे। अरमान शाह के मोबाइल, उसकी वाइफ के मोबाइल को वो पहले ही खंगाल टटोल रहे थे। बहुत सारे नंबर मिले लेकिन कोई काम का नंबर नहीं था। लेकिन इधर सलमान मिल गया, अब वो चश्मदीद था, 3 लोगों के स्केच बनवा रहा है। स्केच पुलिस के पास, लेकिन वो चेहरा गांव में, उस इलाके में कोई पहचानने को तैयार नहीं, मतलब वो शख्स कोई नहीं जानता। पुलिस को लगा ये क्या है, ये चश्मदीद बताया। कई बार ये भी होता है कि आर्टिस्ट ठीक नहीं होते, चेहरा ठीक नहीं बनता है। अब पुलिस फिर परेशान। अब वो फिर से मोबाइल के कॉल डिटेल पे जाते हैं, क्योंकि अब तक वो बीवी को शक के घेरे में रखकर सारी जांच कर रहे थे, उस हिसाब से नंबर देख रहे थे। अब उन्होंने दोबारा सारे नंबरों को चेक करना शुरू किया, उनमें से कुछ नंबर जो जान पहचान के मिले, उनसे बात हो गई। एक नंबर पर पुलिस के आके नजर रुक गई। जब उन्होंने उस पर कॉल किया तो दूसरी तरफ से जो फोन कॉल था वो उसी चश्मदीद ने उठाया, यानी सलमान ने, जो पुलिस को यह कह रहा था कि 19 तारीख को उसने कत्ल होते हुए देखा। अब अरमान शाह के मोबाइल पर सलमान का फोन नंबर है, सलमान फोन उठा रहा है और उससे बहुत बार बात हुई है, और पूछताछ के दौरान सलमान ने कभी यह बात खोला नहीं। अब पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पता चला कि अरमान ने जिस तरीके से अपनी गवाही में जब बताया कि मैं चश्मदीद हूं, कत्ल होते हुए देखा है, और वो ऐसे और ऐसे ऐसे मार रहे थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ठीक उसका उल्टा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरीके से सलमान ने कहा कि उसको मारा गया, उसमें था ही नहीं कि वैसे मारा गया। उसका गला घोंटा गया था, उसको रॉड से मारा गया था, जबकि ये बता रहा था कि उन्होंने डंडे से मारा, हाथ से गला घोंटा और ये सारी चीजें। तो पुलिस को लगा कि ये जो कहानी सुना रहा था कत्ल की, उसमें बहुत लोचा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कहानी बिल्कुल अलग है। अब पुलिस को सलमान पे डाउट हुआ, उन्होंने सलमान को उठाया। इसके बाद सलमान की अच्छी खातिरदारी की। फिर सलमान ने मुंह खोला। जब सलमान ने मुंह खोला तो 2 और लोग सामने आए। फिर वो 2 और आए और उन दोनों ने कहानी सुनाई। तो दरअसल सलमान ने एक चीज सच कहा था कि उस रात 3 लोगों ने मिलकर कत्ल किया था अरमान शाह का। बस एक चीज झूठ बोला था, उन 3 में से एक वो भी था।
तो अब तीनों सामने आ गए, कहानी खुल गई। वजह सामने आने बाकी थी, तीनों ने वजह भी बता दी। इसमें से अरमान शाह और ये दो लोग बाकी जो थे, तीनों दोस्त थे, लेकिन इनमें से एक, सलमान को ये शक था कि अरमान शाह और उसकी वाइफ के बीच में कुछ रिश्ते। बस इसी शक के बिना पर एक रोज उसने शाम के अंधेरे में अपने दो दोस्तों को पहले तैयार किया और बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि जब ऐसा है तो फिर इसे मार डालो। और एक छोटी सी बात जो मतलब पुख्ता भी नहीं थी कि वाकई ये सच है कि नहीं, तीनों ने धोखे से शाम को बुलाया और बुलाने के बाद अरमान शाह का कत्ल कर दिया। और उसके बाद ये कहानी गढ़ी। अब सलमान से पूछा गया कि अगर तू ये ना बनता, चश्मदीद सामने ना आता, तो तू सीन में नहीं होता, तो तू सामने क्यों आया चश्मदीद की कहानी लेकर? उसने कहा एक्चुअली दो चीजें करना चाहता था मैं। एक कि अगर मैं चश्मदीद बन के पुलिस की मदद करूंगा तो पुलिस मेरी तरफ से सारा ध्यान हटा देगी, वो मेरे बारे में तो सोचेगी ही नहीं। दूसरा, इस दौरान जो मेरे बाकी दोस्त हैं, दो जिन्होंने कत्ल किया है, उनको यहां से निकलकर बहुत दूर अपने अपने होम टाउन जाने का मौका मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये प्लानिंग की कि मैं खुद सामने आऊं और पुलिस को भटका दूं और मेरे दोस्तों को सेफ पैसेज मिल जाए। लेकिन आखिर में कहानी खुल गई और तीनों पकड़े। आज की कहानी जो मैंने कहा कि इसमें एक अजीब पहेली है और ये पहेली बाद में आएगी। कहानी कानपुर के एक शख्स की है जिसका नाम है सुलभ। सुलभ का अपना एक क्रॉकरी का बिजनेस है। 2008 में अंजना नाम की एक लड़की से उसकी शादी होती है। दोनों ने लव मैरिज की थी, क्योंकि दोनों की मुलाकात होती है, बात होती है, फिर प्यार होता है, फिर शादी होती है। शादी के करीब 12 साल गुजर जाते हैं, जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। इस दौरान में इन दोनों को दो बच्चे होते हैं, दोनों बेटे। एक की उम्र इस वक्त हो गई है 11 साल, उसका नाम है आयान, और दूसरा है नभ, जिसकी उम्र है 5 साल। तो सुलभ, उसकी पत्नी अंजना, दोनों बच्चे, परिवार खुश, काम धंधा भी ठीक, जिंदगी बिल्कुल आसान और अच्छी चल रही थी। लेकिन फिर अचानक इस परिवार पे एक तूफान टूटता है। 22 दिसंबर 2021, यानी कि अभी पिछले महीने की बात है। 22 दिसंबर 2021 की रात अंजना अचानक घर से गायब हो जाती है। अब अंजना गायब हो गई और ये पहली बार हुआ शादी के 12 साल में। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि अंजना लड़कर झगड़कर गुस्से में कहीं गई हो। दोनों ने लव मैरिज किया था, इसलिए परिवार वाले भी मानते थे कि दोनों बहुत खुश हैं। अब अंजना गायब हो गई। 22 का 23 दिसंबर हो जाता है। 23 दिसंबर की सुबह तक पता चलता है अंजना के घर वालों को भी कि अंजना गायब है। वो लोग भी परेशान होते हैं। इसके बाद अंजना की एक बहन है बबली, उसे कुछ शक होता है और वो एक पुलिस स्टेशन है नजीराबाद कानपुर में, वो वहां जाती है और अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है। पुलिस वाले पूछते हैं क्या हुआ। उसने कहा मेरी बहन 22 दिसंबर की रात से गायब है। तो हमारे यहाँ जो ढर रहा है रवैया, आमतौर पर पुलिस का ऐसी गुमशुदगी के केस में शुरुआत में उतना सीरियसली लेते नहीं है, बड़ा लाइटली लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, आ जाएंगी, गुस्से में गई होगी, कुछ हो गया होगा, किसी से मिलने चली गई होगी, दोस्त के पास गई होगी, यही कह के पुलिस टरका देती है। और ये एक स्टेट नहीं, पूरे देश का हाल है। तो कुछ ऐसा ही रवैया अपनाया पुलिस ने, कानपुर पुलिस ने, और बबली को भी ये कहकर कि कहीं नहीं गई होगी, समझदार है, पढ़ी लिखी है, लौट आएगी। और अभी रात को ही तो गई है, कितना टाइम हुआ है। खैर, बबली वापस आ जाती है, लेकिन वो अपनी कंप्लेंट की कॉपी दे देती है। इस दौरान में सुलभ को पता चलता है कि उसके घर वाले भी परेशान हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है। तो अब सुलभ भी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है, क्योंकि अब तक करीब 20 घंटे गुजर चुके थे और अंजना का कोई पता नहीं, मोबाइल भी घर पे ही था। तमाम दोस्तों जानने वालों से पूछ लिया, कोई जानकारी नहीं मिली। तब सुलभ ने भी पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। अब रिपोर्ट तो लिखा दी, लेकिन अंजना का कोई सुराग नहीं। दिन बीतते जा रहे हैं। अंजना के घर वाले, खासतौर पर उसकी बहन, ये लोग अब परेशान। वो बार बार पुलिस स्टेशन जाएं और कहें कि आप रिपोर्ट लिख के कार्रवाई कीजिए, आप ढूंढिए। बल्कि उन्हें तो ये डाउट, उन्होंने शक जताया कि हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंजना का कत्ल हो गया है। अब पुलिस रीजन पूछे तो वो कुछ बताए नहीं, लेकिन कहें कि मुझे डाउट है। लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। इस बात से नाराज बबली और उसके घर वालों ने, जब हफ्ता बीत गया, अंजना का कोई सुराग नहीं मिला, तो इन लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव कर दिया और कहा कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है, हमारी बहन को नहीं ढूंढ रही है, हमारी बहन के साथ कुछ हो सकता है। तब जब घेराव किया तो पुलिस वाले दबाव में आए। मजबूरन उन्होंने फिर रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट लिखने के बाद अब कागजी कार्रवाई शुरू हुई अंजना को ढूंढने का।
लेकिन ये कार्रवाई भी हल्की फुल्की थी, चलताऊ थी, टालू थी। पुलिस ईमानदारी से अब तक अपना काम नहीं कर रही थी। अब लगभग अंजना को गायब हुए 10-12 दिन हो चुके थे और अंजना का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। बार बार घर वाले पुलिस स्टेशन जाते, पुलिस स्टेशन में उनको भरोसा दिया जाता, फिर वो लौट जाते कि हम ढूंढ रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं। कायदे से और हकीकत में कानपुर पुलिस ने ईमानदारी से काम ही नहीं किया अपना। इसी के बाद अचानक 7 जनवरी की तारीख आ जाती है, 7 जैन, यानी कि अंजना को गायब हुए करीब 16 दिन हो गए थे। 16वें दिन कानपुर पुलिस को खबर मिलती है कि कानपुर में ही एक नदी है, जिस एक नहर बल्कि कहे, पनकी नहर, PANKI। तो कुछ लोग फोन करते हैं पुलिस को 100 नंबर पे, वहां से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट आती है। पता चलता है कि पनकी नहर के किनारे एक महिला की लाश पड़ी हुई है। पुलिस की टीम फौरन खबर मिलते ही पहुंचती है। लाश बेहद पुरानी थी, फूली हुई थी, सड़ चुकी थी। देख के लग रहा था कि 10-15 दिन पुरानी लाश होगी। अब पुलिस उस लाश को ले जाती है पोस्टमार्टम के लिए। इस दौरान में अंजना अभी तक गुम थी। अब पुलिस गुमशुदगी की जो लिस्ट है उसको निकालती है, तो उस वक्त ताज़ा ताज़ा अंजना का मामला था। तो पुलिस जो है वो अंजना के घर वालों को खबर करती है, एक लाश मिली, आप आकर शिनाख्त कर लीजिए। अंजना की बहन बबली और बाकी लोग पहुंचते हैं मोर्चरी। वहां जाकर देखते हैं, बबली लाश को पहचान लेती है, रोने लगती है, कहती है मेरी बहन अंजना की लाश। पुलिस भी अब मुतमईन हो गई। अब इसके बाद पुलिस उस गुमशुदगी के केस को 302 में बदल देती है और कत्ल का मामला दर्ज करती है। अब इसके बाद तफ्तीश करती है तो पुलिस को पहला शक अंजना के पति सुलभ पे ही जाता है। बबली और मतलब कि अंजना के घर वाले, मायके वाले, वो भी सुलभ की तरफ उंगली उठा रहे थे। बबली तो यहां तक कहती कि वो पहले दिन से कह रही थी कि अंजना का कत्ल हो गया है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, और शक के घेरे में उसने अपने ही जीजा यानी कि सुलभ को रखा। अब लाश मिलने के बाद और लाश की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने सुलभ को उठाया और उससे पूछताछ शुरू की। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद सुलभ ने मान लिया। उसने कहा हाँ, उसने 22 दिसंबर की रात को अपनी बीवी अंजना का कत्ल किया। इसके बाद उसने कहानी सुनाई, बट अभी कहानी है, पहली आखिर में बताऊंगा। इससे पहले जब पुलिस ने सुलभ को उठाया तो एक और काम किया था उसने। अब पहली बार थोड़ी ईमानदारी से काम की। इतने दिन से गुमशुदगी की रिपोर्ट पे हाथ धर के बैठी हुई थी। पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज खंगाला, तो जब सीसीटीवी निकाला तो देखा कि सुलभ के घर के बाहर 28 दिसंबर की रात एक कार है और उस कार में सुलभ एक बोरी में कुछ सामान लेकर जा रहा है और उस कार में रख रहा है। उसको देख के लग रहा था कि शायद ये कोई वजनी चीज है, लाश भी हो सकती है। तो खैर इसके बाद लाश मिली, पहचान शिनाख्त हुई। अब सुलभ से पूछा, सुलभ ने फिर कहानी सुनाई। सुलभ की पूरी कहानी कुछ यूं थी। उसने कहा कि शादी हो गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी दौरान करीब 1.5 साल पहले उसकी मुलाकात कानपुर में ही किरण नाम की एक लड़की से होती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती, फिर किरण से उसको प्यार हो जाता है। किरण के फादर और किरण दोनों गरीब थे। किरण के फादर एक ड्राइवर थे। तो किरण की मोहब्बत में वो किरण के घर का खर्चा भी उठाता है, उसके पूरे घर का खर्च चलाता है, जो भी जरूरत होती है उसके लिए पैसे देता है। और दोनों के रिश्ते इतने करीब आ गए थे कि अब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। हालांकि सुलभ ऑलरेडी शादीशुदा था। किरण और सुलभ के रिश्ते की भनक किरण के फादर को भी लग जाती है, बट वो सुलभ को बहुत मानते थे कि उनको लगता था ये बहुत सीधा इंसान है और सारी मदद करता है, पैसे देता है, घर में सारा खर्च उठा रहा था, बहुत सारी चीजें। तो उन्हें भी इन दोनों के रिश्ते से ऐतराज नहीं था और उन्हें लगता था कि अगर एक बेटी उनकी सुलभ से शादी कर ले तो उनके लिए और कोई खुशी की बात नहीं होगी, उनकी बेटी का भविष्य जो है वो बड़ा सुरक्षित होगा। तो अब किरण के पिता भी इस रिश्ते से सहमत थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद अंजना को इन दोनों के रिश्ते की भनक मिल गई। जब ये भनक मिली तो फिर अंजना और इसमें झगड़ा शुरू हो गया। अंजना ने यह बात अपनी बहन बबली को भी बताई कि किरण नाम की एक लड़की है जो उनके पति की जिंदगी में आई है। बबली ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन इश्क का बुखार था, आसानी से कहां उतरता। तो किरण और सुलभ के रिश्ते बरकरार रहे। इधर अंजना के साथ घर में झगड़ा और तकरार भी जारी रहा और इसी तरीके से इन दोनों पति पत्नी के बीच में ये लड़ाई झगड़ा और किरण के रिश्ते, ये सारी चीजें चलती रहीं। 28 दिसंबर की शाम अचानक
उस वक्त सुलभ घर पे था और घर पे ही शराब पी रहा था। इसी दौरान में उसका बेटा आयान, उसने आइसक्रीम खाने की जिद की। उसने अपनी माँ अंजना से कहा कि मुझे आइसक्रीम खानी है। 28 दिसंबर, ठंड का, आपको पता है ठंड ऑलरेडी यूपी दिल्ली में एक ही जैसी है, कानपुर में भी ठंड उतनी होती है। तो अंजना ने कहा कि बेटा बहुत ठंड है, इस वक्त शाम को अगर तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी तुम बीमार पड़ जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी। उसने आइसक्रीम खिलाने से मना कर दिया और उसे टाल दिया कि चलो कल तुम्हें दिन में खिलाएंगे। लेकिन आयान जिद पे अड़ा रहा, अंजना मानी नहीं। इसी दौरान में सुलभ का कजन, उसके चाचा का बेटा ऋषभ घर आ जाता है। वो देखता आयान रो रहा है, जिद कर रहा है आइसक्रीम के लिए, तो वो कहता कोई बात नहीं भाभी, और वो जबरन आयान को लेकर बाहर चला जाता है और वो उसको आइसक्रीम खिला देता है। वापस आता है तो पता चलता है कि आइसक्रीम खिलाया। अंजना इस बात से गुस्सा होती है ऋषभ से भी, और वो इस बात पे लड़ती है अपने पति सुलभ से भी कि मैंने मना किया, बीमार पड़ जाएगा, और देखो तुम्हारे भाई ने जाकर आइसक्रीम खिला दी। अब इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता है। झगड़े के दौरान में फिर इसी बीच ऋषभ भी देखता है घर में झगड़ा हो रहा है, तो वो आयान को लेकर बाहर निकल जाता है। अब इधर घर में झगड़ा तेजी से बढ़ जाता है। ऑलरेडी सुलभ ने शराब पी रखी थी। इस दौरान में वो अंजना पे हाथ उठा देता है। अंजना भी पलट कर सुलभ का कॉलर पकड़ लेती है। इस बात से सुलभ को और गुस्सा आता है। इसके बाद वो अंजना के दुपट्टे से ही उसका गला घोंट देता है गुस्से में, और जब तक उसका गुस्सा शांत होता तब तक अंजना की जान जा चुकी थी। सुलभ ने अपने हाथों से ही अंजना का गला घोंट कर उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। इसके बाद वो घबराया हुआ अंजना की लाश को एक बोरी में रखता है, बोरी को कार में डालता है और सीधे पहुंच जाता है अपनी गर्लफ्रेंड किरण के घर पर। उस वक्त किरण घर पे थी, उसके पिता घर पर थे। वहां जाने के बाद वो ऋषभ को फोन करता और अपने पास बुलाता है। ऋषभ भी अब किरण के घर आ जाता, फिर वो सारी बात बताता है कि उसके हाथों ये हो गया। अब होने को सब कुछ हो चुका। अब कहता है कि हमें लाश को ठिकाने लगाना और छुपाना है। तो सबसे पहले अंजना की शिनाख्त मिटानी थी। अब ये लोग किरण के घर में ही पेट्रोल लाकर और वो उसकी चेहरे वेहरे को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही आग लगाई थी कि बहुत तेज धुआं हुआ, वो घबरा गए। उन्होंने फौरन कपड़ा वपड़ा डालकर फिर बॉडी की आग को बुझा दिया। उन्हें लगा कि अगर लाश जलाएंगे तो आस पड़ोस के लोग चौकन्ने हो जाएंगे, धुआं तेजी से उठेगा। फिर उन्होंने लाश के कुछ तेजधार चाकुओं से उसकी शिनाख्त मिटाने की कोशिश की। कमरे में खून भी फैला हुआ था। फिर ये सारी चीजें करने के बाद उन्हें लगा कि बड़ा मुश्किल है। फिर उन्होंने लाश को बोरी में पैक किया और एक दूसरी गाड़ी में, जो ऋषभ की गाड़ी थी, उसमें देर रात इन्होंने लाश रखी और लाश को रखने के बाद वहां से निकल गए और कुछ दूर पर एक नदी है, वहां पांडु नदी, ले जाकर उस पांडु नदी में अंजना की लाश फेंक दी। लाश फेंकने के बाद ये वापस आते हैं, दोनों गाड़ियों को धुलते हैं क्योंकि उसमें खून के निशान थे। सारे कपड़े वपड़े हटाते हैं। अच्छा, अंजना की लाश फेंकने से पहले उसके सारे कपड़े वपड़े भी उन्होंने बदल दिए, हटा दिए, ताकि उसकी शिनाख्त ना हो। कमरे में लाश को बर्बाद करने की वजह से जो खून वून के छींटे थे उन्होंने सारा साफ किया। इवन किरण के घर की पुताई भी करा दी ताकि दीवार वार पे जो धब्बे हैं वो सब हट जाए। और उन्हें लगा कि अब अंजना की लाश की शिनाख्त नहीं होगी, नदी में फेंक दी है, मगरमच्छ खा जाएगा या बहकर लाश कहीं दूर चली जाएगी, ये सोचकर चले आए। 16 दिन तक लाश इधर उधर रही भी। 16वें दिन 7 जनवरी को यह लाश मिली। तब लाश मिल गई थी। इधर पुलिस ने उन सबके नाखून के अंदर से भी बहुत सारे सैंपल लिए। गाड़ी हालांकि उन्होंने धो दी थी, लेकिन वहां से भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सैंपल उठाए, तो सारी चीजों को मिलान कराया। और इसके बाद 7 जनवरी को जब लाश मिली, बबली ने शिनाख्त कर ली, तो फिर क्लियर हो गया कि अंजना की लाश। पोस्टमार्टम के बाद लाश घर वालों को सौंप दी गई। घर वालों को सौंपने के बाद अब अंजना का अंतिम संस्कार होना था। उसका पति सुलभ पुलिस की कस्टडी में था, लेकिन अंतिम संस्कार था और वो पति था, तो पुलिस की कस्टडी में उसे शमशान ले जाया गया। चूंकि लाश 15 दिन पुरानी थी, फूल गई थी, सड़ी गली थी, तो उसे पोस्टमार्टम के बाद एक प्लास्टिक के बैग में पैक करके दिया गया था। लाश को शमशान ले जाया गया, चिता पर लेटाई गई। अब मुखाग्नि देने का काम, चूंकि पति के ऊपर ही अपनी पत्नी के कत्ल का इल्जाम था,
तो वो अपना हक खो चुका था अपनी पत्नी को आग देने का। तो ये तय हुआ कि मुखाग्नि अंजना का बेटा देगा, यानी आयान, जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल। आयान को चिता के करीब लाया गया। आग देने से पहले आयान को आखिरी बार अपनी मां का चेहरा देखना था, वो दिखाया गया। लेकिन जैसे ही आयान ने अपनी मां का चेहरा देखा, उसने वहीं पे बोला कि ये मेरी मां नहीं है। लोगों को लगा कि बच्चा है, एक तो लाश 15 दिन पुरानी है, बदल गई है, थोड़ी फूल गई है, तो उससे कहा गया कि बेटा इस तरीके से लाश बदल जाती। उसने कहा नहीं, मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं अपने माँ के नक्शे को, अपनी माँ के रंग को, आंखों को, नाक को, होंठ को, कानों को, बोला ये कहीं से मेरी माँ है ही नहीं। अब जब उसने कई बार ये बात कही तो लोगों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और उसने न सिर्फ ये कहा कि ये मेरी माँ नहीं है, बल्कि उसने कहा कि मैं मुखाग्नि नहीं दूंगा, क्योंकि मैं किसी और की माँ को क्यों दूं, और ये मेरी माँ नहीं है। अब जब उसने बहुत इस तरह से बात की तो लोगों को भी फिर शक हुआ। पुलिस तो थी ही, अब पुलिस के सामने भी अजीब उलझन आ गई कि ये क्या है। जिस अंजना की बहन बबली ने लाश की शिनाख्त की, उसको अंजना का बेटा ही मानने से इनकार क्यों कर रहा है। खैर उस वक्त अब हालात ऐसे हो गए थे, लेकिन फिर भी आयान को समझाया घर के बुजुर्गों ने कि बेटा ऐसा नहीं है, तुम एक काम करो, तुम दो। और बड़ी मुश्किल से मना कर समझाकर उस लाश का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि उस लाश के डीएनए सैंपल पुलिस ने पहले से ही कलेक्ट कर लिए थे। अब लाश का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन शमशान में उठी बात आयान की हर एक के कानों तक पहुंच चुकी थी, पुलिस तक भी पहुंची। अब पुलिस के सामने मुश्किल ये थी कि एक आयान की मौसी यानी कि अंजना की बहन कह रही है कि ये उसकी लाश अंजना की है, और अंजना का बेटा कह रहा है कि ये लाश उसकी नहीं है। अब यहां लोगों ने पूछा कि जो सुलभ है, जिसने कत्ल किया अंजना का, वो क्या कहता है। यहां पे कानपुर पुलिस की थोड़ी लापरवाही सामने आई। जिस दिन ये लाश मिली थी 7 जनवरी को, उस दिन बबली ने मोर्चरी में देखा और कहा कि ये मेरी बहन की लाश है। अब कैसे पहचाना, तो पुलिस ने बाद में बताया कि उसने पैर देखकर पहचाना। अब ये बड़ा अजीब सा और अटपटा भी, बेतुका सा भी लगता है कि कोई या तो पैर पे कोई खास निशान हो, कई लोगों के कुछ अजीब तरह के तिल होते हैं, कुछ उंगलियों की बनावट, कुछ पैर की बनावट, जो आपको बाकी इंसानों के पैरों से अलग करे। तो ऐसा कुछ नहीं था, अंजना के पैर आम इंसानों जैसे पैर थे। तो पैर देखकर पहचानना ये अपने आप में एक बात गले नहीं उतरी। दूसरी ये कि चलो उसने पहचाना, और किस किस ने पहचाना, तो पता चला कि उसके पति से पुलिस ने ये जहमत ही नहीं उठवाई कि उसको भी लाश देखकर बोले कि यही है। यानी जिसके ऊपर कत्ल का इल्जाम था, उस सुलभ जो पुलिस की कस्टडी में था, पुलिस उसको मोर्चरी नहीं ले गई, उससे लाश की शिनाख्त नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि एक बबली ने शिनाख्त कर ली, पुलिस को लगा उसका काम पूरा हो गया, और उसने ये मतलब मेहनत ही नहीं की कि चलो इससे भी शिनाख्त करा लें। तो अब उससे कराई नहीं। अब इसके बाद पुलिस ने जब उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा तो ऐसा कह रहा है, तब उसने एक और बात बताई जो पुलिस की लापरवाही खोलती। 7 जनवरी को जो लाश मिली थी, जिसको बबली ने कहा यह अंजना है, वो कानपुर के पनकी नदी से मिली थी, बल्कि पनकी नहर से। और जिस इकरार जुर्म के ऊपर पुलिस ने सुलभ को गिरफ्तार किया, उसने अपने बयान में कहानी सुनाई कि मैंने घर पे गला घोटा, अपनी गर्लफ्रेंड के घर ले गया, वहां लाश को थोड़ा सा उसकी शिनाख्त मिटाने की कोशिश की, और फिर वहां से हम पांडू नदी में ले जाकर हमने लाश फेंकी। अब पांडू नदी और पनकी नहर, ये दोनों दो दिशाओं में। जो पनकी नहर है वो करीब 50 किलोमीटर दूर है पांडी नदी से। जिस जगह पे घर था किरण का, वहां से पांडू नदी ज्यादा करीब था और पनकी नहर ज्यादा दूर। लेकिन ज्यादा दूर जाकर सुलभ ने लाश फेंकी। तो अब सवाल यह था कि कातिल कह रहा है कि मैंने लाश कहां ठिकाने लगाया। पुलिस उसके कत्ल की बात तो मान रही है, सारी चीजें मान रही है, लेकिन जहां उसने लाश फेंकने की बात की, वही बात उसने पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया। लाश बरामद करती है पनकी नहर से, और कातिल लाश फेंक रहा है पांडू नदी में। इन दोनों चीजों के ऊपर पुलिस ने ध्यान ही नहीं दिया। अब जब बेटे ने शिनाख्त करने से मना किया और कहा यह मेरी मम्मी नहीं है, तब पुलिस की आंखें खुली। पुलिस की टीम भागी फिर पांडू नदी में बड़े लाश ढूंढे गए, लेकिन कोई लाश कम से कम अंजना की नहीं मिली। अब पुलिस के पास डीएनए सैंपल, थोड़ी सी अकलमंदी दिखाई कानपुर पुलिस ने कि वो सैंपल ले लिया था।
उस सैंपल को अब भेज दिया गया, क्योंकि अयान भी है, सुलभ भी है। तो अंजना की लाश, जिसकी चिता को आग देने से पहले अयान ने कहा मेरी मां है, नहीं है, वो लाश अंजना की ही थी। ये डीएनए के सैंपल की जो रिपोर्ट है वो आएगी तो क्लियर होगा, और अगर नहीं है तो भी क्लियर होगा। तो फिलहाल ये कहानी, ये पहेली अभी भी अबूझी सी है। अभी इस पहेली का हल नहीं निकला, और वो ये कि जिस लाश को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया, जिस लाश को अंजना की बहन बबली ने पहचाना और जिस लाश को अंजना के बेटे ने पहचानने से इनकार कर दिया, वो लाश है किसकी, अंजना की या किसी दूसरी महिला की। अगर वो लाश अंजना की है तो ठीक, और अगर दूसरी की है तो सवाल ये है कि वो दूसरी महिला कौन है, क्योंकि सुलभ ने कत्ल एक किया तो फिर दो लाशें कहां से आ गई। अगर वो लाश दूसरी है तो इसका मतलब है अंजना की पहली लाश हुई। तो एक कत्ल और दो लाश की ये पहली अभी उलझी हुई है। अब सवाल ये है कि ये लाश किसकी हो सकती है। तो हमने हमारे जो रिपोर्टर हैं कानपुर में, रंजय सिंह, उनसे भी बात की लंबी, और ये सारी डिटेल भी रंजय सिंह ने दिया। बड़े मेहनती और बड़े सज्जन शख्स हैं रंजय सिंह, बड़े प्यारे भी है। तो उन्हीं की ये पूरी खबर भी है। तो रंजन सिंह ने ये बताया है कि जो नदी है, पनकी नहर, जहां से ये लाश मिली, जिसको अंजना की लाश बताई गई, साल में औसतन 6-12 लाशें यहां पे तैरते हुए इधर उधर से आ जाती हैं। अच्छा, अपने यहाँ नदियों की बहुत सारी सीमा जो है वो वैसी ही नहीं है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारी मिलती हैं, तो कई बार लाशें बहती हुई भी चली आती हैं। तो उनका, रंजय सिंह का ये बताना था कि यहाँ पे लाशें साल में 6-12 यूं ही लावारिस लाशें भी तैरती हुई आ जाती हैं। तो बहुत मुमकिन है कि जिस लाश को अंजना की लाश बताया गया और बबली ने पहचाना, वो लाश ऐसी ही एक तैरती हुई लाश किसी दूसरी जगह से यहाँ आई और किनारे पे अटक गई, और किसी ने देखा और पुलिस को खबर कर दी, और फिर उसको अंजना की लाश मान ली गई। बहुत मुमकिन है। दूसरा ये भी हो सकता है कि लाश अंजना की ही हो, लेकिन फिर यहाँ सवाल ये है कि कातिल कह रहा है कि उसने पांडू नदी में अंजना की लाश को ठिकाने लगाया, और लाश मिल रही है पनकी नहर में। तो ये सफर क्या मुमकिन है कि वहां से तैरते हुए यहां तक भी पहुंच सके। रंजय सिंह ने कहा कि इस पहेली का जवाब जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उन लोगों का यही मानना है कि शायद ये लाश अंजना की नहीं है, ये लाश किसी और महिला की है। और दूसरा ये भी मान रहे हैं कि ये सुलभ ने एक ही कत्ल किया, दो नहीं किए। तो बहुत मुमकिन है कि वो लाश तैरती भी आ गई और गलती से पुलिस और अंजना के घर वालों ने, उसके खासतौर पर बहन ने, इसे अंजना की लाश मान ली।